आप देख रहे हैं योर मनी, आपका शो जहां पर आप अपने सवाल आकर पूछ सकते हैं अपने पर्सनल फाइनेंस से जुड़े, फिर चाहे वो निवेश की बात हो, आपके पोर्टफोलियो क्रिएटिंग की बात हो, आपके फंड चॉइसेस को लेकर आपको सलाह चाहिए, या फिर जानना चाहते हैं कि आपने जो गोल्स डिफाइन किए हैं क्या वो पूरे होंगे या फिर नहीं, यानी आपकी भरपूर फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करता है योर मनी। अपने क्वेश्चंस आप हमें लिखकर भेज दीजिए। तरीका बेहद आसान है शो में पार्टिसिपेट करने का। व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है, और फेसबुक ट्विटर पर जाकर ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं #आस्कआवाज योर मनी लिखकर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स केएमडी पंकज मटपाल मौजूद हैं। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका, और क्वेरीज को करेंगे शो में शामिल। लेकिन उससे पहले आज समझते हैं कि किस तरीके से आप अपने पर्सनल लोन पर जो ईएमआई चुका रहे हैं उस बोझ को कम कर सकते हैं। क्या सही स्ट्रैटेजी होती है अगर पर्सनल लोन लिया हुआ है तो किन बातों का ख्याल रखें जब आप उसे ईएमआई में कन्वर्ट कराएं, प्लस प्री पेमेंट करना कितना वाजिब है, ये सब बारीकियां समझते हैं। तो बताइए पंकज जी, 10 इम्पॉर्टेंट तरीके ताकि जो ईएमआई का बोझ है ऑन पर्सनल लोन उसको कम किया जा सके। दीपाली जी नमस्कार। देखिए, आपकी ईएमआई कम हो इसके लिए 3 चीजें हैं। या तो आपका लोन का अमाउंट कम होगा तो ईएमआई कम होगी। दूसरी बात ये है कि उसमें लगने वाला जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, वो अगर थोड़ा कम हो तो आपकी ईएमआई कम हो सकती है। और तीसरी बात ये है कि टेन्योर जो है, यदि वो लंबा होगा तो आपकी ईएमआई कम होगी। अब यदि आपने पहले से लोन लिया हुआ है, अब आप चाह रहे हैं कि उसकी ईएमआई थोड़ी कम हो जाए, तो एक तो ये हो सकता है कि उसका टेन्योर बढ़ाने की आप रिक्वेस्ट करें बैंक से, एनबीएफसी से, कि उसका दोबारा से रिस्ट्रक्चर किया जाए, टाइम को लंबा कर दिया जाए, तो उससे आपकी ईएमआई कम हो सकती है। और इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि यदि हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो यदि आप बैंक से बात करेंगे और आपका जो क्रेडिट स्कोर है, सिबिल स्कोर है, वो यदि अच्छा है, तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं अपने बैंक के साथ में। उसमें हो सकता है कि थोड़ा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया जाए। और यदि आपके पास ये सुविधा है कि आप बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि होम लोन में तो बहुत आसान होता है, बट जब बात होती है पर्सनल लोन की, तो यहाँ पर बैंक्स कई बार आपको मतलब एक लॉक्ड इन रखते हैं लोन के साथ में। आप निकल नहीं सकते, आप स्विच नहीं कर सकते। बट यदि आपके पास वो फैसिलिटी है कि आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं, तो आप दूसरे बैंक के पास अपना बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं और नेगोशिएट करके अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करा सकते हैं। तो जिससे आपको फायदा होगा। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए जिस वक़्त लोन लेने जा रहे हैं, उस वक़्त भी आपका स्कोर अच्छा हो, ताकि रेट कम मिल सके। और यदि उस वक़्त ज़्यादा आप नेगोशिएट नहीं कर पाए, आपका सिबिल स्कोर उतना अच्छा नहीं था, तो आगे कोशिश करें कि स्कोर को बेटर करें, जिससे फिर भविष्य में यदि आपका 5 साल का लोन है और बीच में आप चाहते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो, तो यदि आपका क्रेडिट स्कोर बेटर हो जाएगा, तब आप सेम बैंक से या फिर दूसरे बैंक के पास ट्रांसफर करके और इंटरेस्ट कम करा सकते हैं, जिससे आपकी ईएमआई कम हो जाएगी। ये कुछ चीजें हैं जिसका आप ख्याल रख सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि बहुत सारे लोन है आपके, तो उनको भी आप कंबाइन कर दें, एक जगह पर कंबाइन करके, और उसके बाद पहले जो बड़े लोन हैं उनको आप रीपे कर दें, या फिर अगर पॉसिबल हो तो आप कम यानी कि जो महंगे वाले लोन हैं उन्हें कम करके करें, या फिर जो छोटे-छोटे लोन हैं आप उन्हें कम कर दें। इस तरह से एक रिस्ट्रक्चर करेंगे तो इससे भी आपका ईएमआई का बोझ थोड़ा कम हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके साथ-साथ एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि कई बार जब लोन लिया उस वक़्त पैसे की ज़रूरत थी, और बाद में पैसा आपके पास आ गया, आप चाहते हैं प्रीपेमेंट कर दें। तो यदि आपने जो लोन लिया हुआ है, जो बैलेंस बचा है, उसका कुछ अमाउंट आप एज़ अ लंप सम प्रीपे कर देंगे, तो उससे भी आपकी ईएमआई चेंज हो सकती है। 2 ऑप्शन होते हैं, ईएमआई चेंज करो या फिर आप टेन्योर कम करें। तो टेन्योर सेम रखेंगे, तो आपकी ईएमआई थोड़ी कम हो जाएगी। तो इस तरह से आप इन तरीकों से ईएमआई कम कर सकते हैं। और साथ ही ध्यान रहे, बैंक्स लोन देते समय कई ऐड ऑन फीचर भी ऐड करते हैं, जिसकी वजह से ईएमआई आपकी बढ़ जाती है। तो जो प्योर आपका लोन है, इसकी ज़रूरत है वो लें, ऐड ऑन फीचर जो है उन्हें आप अवॉइड करें। तो ये भी एक तरीका है कि आपका जो ईएमआई है, उसका बोझ आपके ऊपर थोड़ा कम पड़ेगा। अच्छा, प्री पेमेंट करना कितना सही स्ट्रैटेजी होती है किसी भी लोन की? देखिए, ये तो हमेशा अच्छा है, प्रीपेमेंट करेंगे तो आपका जो ईएमआई कम होगी, इंटरेस्ट आपका बचेगा। लेकिन देखिए कि आपके ऊपर उस पर कितने चार्जेज़ अप्लाई हो रहे हैं। तो कई बार प्रीपेमेंट के चार्जेज़ होते हैं जो बैंक आपसे चार्ज करते हैं। यदि आपका लोन हम्म। आखिरी दौर में है और थोड़ा-सा बचा हुआ है और आपके चार्जेज़ काफ़ी लग रहे हैं, तो उस केस में अवॉइड किया जा सकता है।
यदि अदरवाइज मेरी तो यही राय है कि जब भी पैसा आपके पास अवेलेबल हो, आप लमसम में पेमेंट कर दें, ताकि जो हम्म। आपका इंटरेस्ट है वो बचे और आपकी ईएमआई भी कम हो जाए। ओके, चलिए, लोन प्रीपेमेंट को लेकर प्लस ईएमआई के बोझ कम करने को लेकर तमाम बारीकियां आपको पंकज जी ने समझाई हैं। अगर कोई स्पेसिफिक सवाल हो आपका इस टॉपिक से जुड़ा हुआ तो डेफिनेटली आप योम मनी तक अपनी क्वेरीज पहुंचवा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब कॉलर्स से। कुमार गौरव छत्तीसगढ़ से पहले कॉलर हमारे साथ कनेक्टेड हैं। गौरव नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ जी, नमस्ते मैडम। मेरा सब पोर्टफोलियो तो वहाँ पे दिया हुआ है। मेरा क्वेश्चन है कि ये जी। जो मेरा इसमें जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो सही है क्या? सेकंड है कि मेरी रिक्वायरमेंट 30,000 पर मंथ की होगी आफ्टर रिटायरमेंट, तो वो फुलफिल करने के लिए ये सही है या इसको चेंज करने की जरूरत है? तीसरा है कि अभी जो मार्केट फॉल कंडीशन में है तो उसमें हम क्या टॉपअप इसमें कर सकते हैं क्या? और 3 साल के लिए अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़े तो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड सही होगा क्या? ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा आपके क्वेश्चन को लेकर। तो जैसे इन्होंने बताया, इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट की हुई हैं जिसमें टाटा रिटायरमेंट सेविंग्स, टाटा स्मॉल कैप, टाटा मल्टी एसेट, टाटा निफ्टी मिड कैप, 150 मोमेंटम, आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप और एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज। वेरिएशन काफ़ी है इनके लमसम पोर्टफोलियो में, जिसमें कि प्रिसाइसली देखें तो 1 लाख से लेकर 10 लाख तक का इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब क्या सजेशन रहेगा? 25 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 10 लाख के लिए निवेश है ताकि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू रेगुलर इनकम ही जनरेट कर सके। क्या सजेशन इनके स्ट्रैटेजी पर? देखिए गौरव जी, आपके पास में एसआईपी नहीं है, लमसम आपने किया हुआ है। यदि 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ यहाँ पर एज्यूम करें, तो आप करीब 10 साल में 78 लाख यानी 78 लाख रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। 25 लाख का जो भी आपका पोर्टफोलियो उसको लेकर। स्कीम्स आपकी अच्छी हैं, उसमें कोई बदलाव की ऐसी जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपने टाटा रिटायरमेंट सेविंग्स फंड लिया हुआ है, ध्यान रहे वहां 3 प्लान हैं, प्रोग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव। तो क्योंकि आपका नजरिया 10 साल का है, तो मेरी राय यह है कि वो प्रोग्रेसिव प्लान हो। यदि प्रोग्रेसिव है तो आप बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए। यदि दूसरा कोई है तो आप स्विच कर सकते हैं, आप प्रोग्रेसिव प्लान में आ सकते हैं। स्कीम सेम रहेगी, प्लान चेंज हो जाएगा, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में फायदा मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने कहा आपको एसडब्ल्यूपी करनी है और 10 साल में 78 लाख रुपीज इकट्ठा होते दिखाई दे रहे हैं 12% के सीएजीआर पर। तो यदि आप एसआईपी भी कर लें साथ में तो और अच्छा रहेगा। मैं आपको 2 स्कीम बता देता हूँ। एसआईपी के लिए मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड और कोटक मल्टी कैप फंड, इन फंड में आप एसआईपी कर सकते हैं। एक लास्ट सवाल जो आपने पूछा कि 3 साल के लिए एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड कैसा रहेगा? तो बिल्कुल ये एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन वाला हाइब्रिड फंड है। आप 3 साल के नजरिए से इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो सलाह क्लियरली आपको दी गई है। 78 लाख के आसपास का कॉर्पस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन 10 ईयर्स, और आपकी जो स्कीम्स हैं वो सही हैं। एक आप मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, कोटक मल्टी कैप, इनको अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। ये सजेशन है आपके लिए। शंभू प्रसाद अगले कॉलर हमारे साथ कनेक्टेड हैं ओडिशा से। शंभू जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैम। मेरा वो जो पोर्टफोलियो जमा है मैम, मंथली मैं कटा रहा हूँ, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कट रहा है, उसके बाद एचएसबीसी मल्टी कैप में भी कट रहा है 1000 रुपये। ओके, उसके बाद टाटा रेगुलर में भी कट रहा है। मेरा जो मैंने पोर्टफोलियो भेजा है मैम, उसमें कुछ चेंजेस करना है क्या? और मेरा वो पीपीएफ में भी अभी लगभग 5,70,000 जमा हो गया है, हर मंथली 8,000। और मेरा वो जो एम है ना मैम, 15 साल में मेरे को 1 करोड़ तक जा सकता हूँ? पूछ लेते हैं। 15 साल में 1 करोड़ का टारगेट, 78,000 इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है। जैसे इन्होंने बताया, जो इनकी मंथली एसआईपी चल रही है वो 13,500 पर मंथ की है। इनके एग्जिस्टिंग फंड्स देखें तो एचडीएफसी इंफ्रा, एसबीआई मैग्नम मिड कैप, एचएसबीसी मल्टी कैप, पराग पारिक एलएसएस, टाटा स्मॉल कैप और निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप हैं। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? बिल्कुल शंभू जी, देखिए जो 78,000 रुपया निवेश अब तक हो चुका है प्लस 13,500 की एसआईपी है। अगेन 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ पर मैं कैलकुलेट करूं तो 15 साल में करीब 68 लाख बन पाएंगे। और आपका टारगेट है 1 करोड़ का, तो आपको 8% से हर साल
स्टेप अप करना चाहिए। जो एसआईपी अमाउंट है उसे हर साल कम से कम 8% से बढ़ाना चाहिए। तो बात हुई कम से कम, लेकिन क्योंकि महंगाई की वजह से 15 साल के बाद 1 करोड़ की जो वैल्यू होगी, यदि 6% की भी महंगाई दर मानकर चले, तो आज के लगभग 42 लाख के आसपास रह जाएगी। तो मेरा सुझाव ये है कि 8% तो मिनिमम करना ही है आपको, लेकिन उससे ज़्यादा हो सके तो और कीजिए, ताकि आप इससे भी बड़ी राशि इकट्ठा कर पाएँ। दूसरी बात ये है कि जो आपके पास एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, फंड अच्छा है, लेकिन क्योंकि आप बात करें लंबी अवधि की, और लंबी अवधि के हिसाब से थीमेटिक फंड के बजाय डाइवर्सिफाइड फंड्स रखना मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। थीम्स हमेशा चेंज होती रहती हैं और कई बार निवेशक बदलाव नहीं कर पाते हैं टाइम टाइम पर, जिससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहते हैं, तो एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को आप स्विच करें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में। तो ये डाइवर्सिफाइड फंड आपके पोर्टफोलियो में हो जाएगा। बाकी फंड्स आपके अच्छे हैं और निवेश का की राशि जो है आपको बढ़ानी है, स्टेप अप करना है। ये मैंने आपको सुझाव दिया है। ओके, चलिए, तो राय दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। थोड़े से बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं कैसे आप अपना गोल हासिल कर सकते हैं 1 करोड़ का। आपको सालाना 8% आप स्टेप अप करेंगे तो आप अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। और हालांकि आप इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखें, 15 ईयर्स बाद जो आज के 1 करोड़ की वैल्यू है वो 15 ईयर्स बाद उतनी नहीं होगी। चलिए, बात करते हैं अब अगले कॉलर से। सुषमा है हमारे साथ गुरुग्राम से। सुषमा नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो, गुड इवनिंग। मेरे 3-4 सवाल हैं। एक तो मैंने 10 SIP कर रखी है म्यूचुअल फंड में, तो उनके बारे में मुझे राय लेनी है कि ये ठीक है या इसको कुछ चेंज करना चाहिए मुझे। +1 एक लमसम है SBI का, तो 5 लाख का वो लमसम है। साथ में 3 ETF हैं, तो वो उनके ऊपर मुझे राय लेनी है कि पहले तो ये ठीक है कि नहीं है, इनको कुछ चेंज करना है या नहीं करना है। दूसरा सवाल जो है वो लमसम मैं कुछ इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो वो कहाँ पे करूँ। साथ में कितना मतलब आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहती हैं? करीब 20-25 लाख। ओके, 20-25 लाख लमसम और इन्वेस्ट करना चाहती हैं। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। तो इन्होंने पोर्टफोलियो आपको बताया, बड़ा पोर्टफोलियो है थोड़ा, जहां पर SIP से लेकर लमसम इन्वेस्टमेंट इन्होंने की हुई हैं। 30 लाख की वैल्यू है इनके पोर्टफोलियो की। 35,000 की एग्जिस्टिंग SIP चल रही हैं। ETF के बारे में भी राय लेना चाहती हैं, प्लस जो लमसम इन्वेस्टमेंट इनको करनी है 25 लाख की, उस पर भी आपकी सलाह चाहिए। 5 ईयर्स में 5 करोड़ का टारगेट। फिलहाल जो फंड्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं उसमें कोटक क्वांट फोकस फंड, कोटक फ्लेक्सी कैप, HSBC मिड कैप, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, प्लस SBI फोकस्ड इक्विटी, SBI लार्ज मिड कैप, PGIM इंडिया मिड कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप और ICICI प्रू BNF फंड। लमसम इन्वेस्टमेंट इनका 5 लाख का है SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटीज में। अन्य निवेश जो है इनका वो CPSE ETF, ऑटो बीज ETF, जूनियर बीज यहाँ पर इन्होंने किया हुआ है। तो बताइए क्या सजेशन इनके पोर्टफोलियो को लेकर। सुषमा जी, एक तो म्यूचुअल फंड स्कीम बहुत ज्यादा है, 11 स्कीम में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है और साथ ही 3 ETF भी आपके पास में है। और इसमें अगर आप देखें जो 5 लाख लमसम आपने किया वो एक थीमेटिक फंड है, एनर्जी थीम है। और जैसे मैंने पहले सवाल के उत्तर में भी कहा था कि थीम्स टाइम टाइम पर बदलती रहती हैं, तो यदि आप सही समय पर एग्जिट नहीं कर पाए तो इसका नुकसान भी होता है। तो आपको यदि बहुत अच्छी नॉलेज है तभी आप थीम में जाएं, अदरवाइज डाइवर्सिफाइड फंड्स में रहें। साथ ही ETF में भी CPSE ETF तो खैर ठीक है, ये तो एक डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप ETF है, लेकिन ऑटो बीज में जैसे आप इन्वेस्ट कर रही हैं तो अगेन ये ऑटो सेक्टर का एक इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो ये भी आपको देखना है कि रिस्क आप काफी ले रही हैं। दूसरी बात, 5 साल का नजरिया है, तो क्योंकि समय लंबा होता है तो आसान होता है ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पाना। लेकिन यहाँ पर यदि 30 लाख का इन्वेस्टमेंट आपका है और 30 लाख आप और एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 25-30 लाख रुपए, और 35,000 की SIP है, तो यदि मैं कैलकुलेट करूं तो 5 साल में 1 करोड़ 35 लाख के आसपास इकट्ठा हो पाएंगे। आपका टारगेट बहुत बड़ा है, तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। और भी जो पोर्टफोलियो है उसमें से PGIM का जो फ्लेक्सी कैप है और साथ ही मिड कैप है, दोनों फंड में से मैं आपको निकलने की सलाह दूंगा। उनसे आप एग्जिट कर सकती हैं। और जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं तो SIP आप नहीं ऐड ना करें, बल्कि आप एक काम कर सकते हैं, मिड कैप फंड से निकलना है, मिड कैप आपके पास में कम है, तो आप
जो एग्जिस्टिंग फंड है मैं नाम बताता हूँ। जैसे आपके पास में निप्पन इंडिया लार्ज कैप फंड है, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड है और कोटक फ्लेक्सी कैप फंड है। इनमें आप टॉपअप कर ले, नई एसआईपी ऐड करने की बजाय इनमें रहेगा, बेहतर रहेगा। और साथ ही जो आपने कहा कि लमसम इन्वेस्टमेंट करना है 5 साल के लिए, इन फंड्स में तो आप ऐड कर ही सकती हैं। और साथ ही अगर रिस्क कम करना हो तो हाइब्रिड फंड जैसे एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, इस तरह के डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकती हैं। ओके, चलिए, तो ये सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर दी गई है। थोड़े बदलाव भी आपको सजेस्ट किए गए हैं सुषमा जी। और रही बात आपके गोल की, तो 5 इयर्स में लगभग 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में आप कॉर्पस एक्सपेक्ट कर सकती हैं। सलाह आपको ये भी दी गई है कि थोड़े बदलाव आप अपने फंड चॉइसेस में कीजिए, फंड्स की संख्या को थोड़ा सा कम कीजिए। पीजीआई मिड कैप को मतलब उस साल मिड कैप से रिप्लेस करने की सलाह दी गई है, यानी पीजीएम इंडिया मिड कैप और पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप, इनसे निकलने की सलाह है। जहां पर आप इन्वेस्टमेंट ऐड कर सकते हैं उसमें निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, एसबीआई लार्ज मिड कैप और कोटक फ्लेक्सी कैप है। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने क्वेश्चन पर राय मिली होगी। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। पंकज मटपाल हमारे साथ बने हुए हैं, लौटेंगे तो कुछ और करेंगे शो में शामिल। आप देखते रहिए योर मनी। आप देख रहे हैं योर मनी और आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। कुछ और क्वेरीज को करते हैं शो में शामिल। चरणजीत सिंह पंजाब से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सिंह साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मैंने आपको अपने पोर्टफोलियो भेजी है सिप जो मैं कर रहा हूँ 30,000 पर मंथ की। तो ये मैंने नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए करनी है। तो एक तो मेरी 2 क्वेरीज है मैम। एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे ये मेरे फंड्स जो हैं ठीक है, प्लस मेरा एनपीएस में है गवर्नमेंट एम्प्लॉई बीइंग 33,000 एसपीआई मेरी उसमें जा रही है एनपीएस में। तो 47 लाख इस टाइम वहाँ पे मेरा कॉप्स है। तो उसमें यूटीआई पेंशन फंड सोल्यूशन मैंने पेंशन फंड मैनेजर रखा हुआ है, जिसमें एलसी 50 स्कीम है मेरा, 34 इक्विटी में है, बाकी डेट और कॉर्पोरेट में है। इसके अलावा मेरी LIC है मैम, वो 10 लाख की है, 2032 में वो मैच्योर हो जाएगी, 20 लाख समथिंग मिलेगा। तो ये मेरी क्वेरीज है, फंड्स मेरे ठीक हैं, कोई अच्छा कॉस्ट इकट्ठा हो जाएगा 15 ईयर्स के बाद? ओके, तो पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा आपके लिए। पंकज जी, आपने सुना इनका पूरा सवाल। 30,000 की इनकी मंथली एसआईपी चल रही है, 5 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 15 इयर्स का होराइजन। फंड्स इन्होंने ऑलरेडी बताए हैं, क्विकली मैं मेंशन कर दूं। क्वांट स्मॉल कैप, कैनरा बैंक ब्लू चिप, एसबीआई मल्टी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज, एचडीएफसी ईटीएफ फंड ऑफ फंड, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, एचएसबीसी बैलेंस एडवांटेज। 1000 से लेकर 10,000 तक की इनकी एसआईपी चल रही है इन फंड्स में। क्या सजेशन इनके लिए? देखिए, फंड सभी अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि नजरिया आपका लंबा है, 15 साल की आप बात कर रहे हैं, तो पहली राय तो ये है कि जो बैलेंस एडवांटेज फंड्स आपके पास दोनों हैं, फंड्स दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि नजरिया लंबा है और आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, तो उनसे आप स्विच कर सकते हैं इक्विटी फंड्स में, वो अच्छा रहेगा। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में, जैसे कि आप जो एसआईपी कर रहे हैं, ये एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज में, और साथ ही आपके पास में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज भी है। तो उसमें मेरी राय, स्पेशली ये एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज को अगर आप एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में एसआईपी करें तो ये बेहतर रहेगा लंबे समय के हिसाब से। दूसरी बात ये है कि अगर मैं कैलकुलेट करूं 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ पर, तो 15 साल में तो 5 लाख रुपए आपके पास ऑलरेडी हैं, 30,000 की एसआईपी आपने कहा, तो करीब 1,70,00,000 रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो आपको 10% से हर साल यदि आप स्टेप अप करते हैं, यदि ये संभव हो, तो आपके 15 साल में करीब 2,76,00,000 बन सकते हैं। तो बड़ा अमाउंट इकट्ठा करना है तो एसआईपी अमाउंट बढ़ाना होगा, और अगर 10% नहीं तो जितना हो सके उतना करें, तो ताकि बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो सके। साथ में आपने कभी कहा था कि एनपीएस में जो आपके पास अभी कंट्रीब्यूशन हो रहा है, वहां पर आपने LC 25 का ऑप्शन लिया हुआ है, पर मेरी राय ये है 15 साल का एक लंबा वक्त होता है, आप LC 50 अगर लेंगे तो उसमें 50% एलोकेशन आपका इक्विटी में होगा, और ये मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा, क्योंकि लंबी अवधि में इक्विटी से आप बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। तो ये भी आप जरा इस पर विचार कीजिए, और एसआईपी अमाउंट बढ़ाने की मैंने बात आपको कही है। और एक एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड को मैं राय दे रहा हूं कि आप एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में एसआईपी करें। ओके, बात करते हैं अब अगले कॉलर से। विजय हैं हमारे साथ दिल्ली से। विजय नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मैं विजय बोल रहा हूँ दिल्ली से।
मेरा सवाल है कि मेरे पास अभी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 5 म्यूचुअल फंड्स हैं, डिफरेंट कैटेगरी से। SBI 250 इंडेक्स स्मॉल कैप है, SBI कॉन्ट्रा है, HDFC मिड कैप है, क्वांट इंफ्रा है, और वन मोर फंड इज देयर, PPFAS फ्लेक्सी। सो एज ऑफ नाउ लास्ट 1 ईयर से मेरे पास कुछ फंड्स थे, तो स्लोली मैंने इन्वेस्ट किया है, और आई हैव कॉर्पस ऑफ अराउंड 25 lakhs इन दिस फंड्स, और मंथली SIP में अराउंड 50,000 कर रहा हूँ इनमें, एंड आई विल इंक्रीज इट टू 1 lakh मे बी 3-4 months में। सो वांटेड टू नो कि ये फंड्स ठीक हैं, और अगले 5-6 साल में कैन आई अचीव अ टारगेट ऑफ 3 to 4 crores, और डू आई नीड टू ऐड मोर फंड्स, ये सब बता देंगे तो बढ़िया रहेगा। ओके, तो आपने सुना इनका सवाल। 50,000 की मंथली SIP है, 7 to 8 years का होराइजन लेके चल रहे हैं। फंड नेम्स इन्होंने बताए SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250, क्वांट मैन्युफैक्चरिंग, HDFC मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, SBI कॉन्ट्रा 10,000 ईच है। 20 lakhs के पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 3 crores का एक्यूमुलेशन ये करने का सोच रहे हैं। क्या सजेशन इनके लिए पंकज जी? ये फंड्स अच्छे हैं, फंड्स में बदलाव की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आप 50,000 की SIP कर रहे हैं, और साथ में आपने कहा कि 20 लाख का करीब आपका ऑलरेडी जो राशि इकट्ठा हो चुकी है, तो इस हिसाब से 8 साल में करीब 1 करोड़ 28 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं 12% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ पर। और आपका टारगेट बड़ा है, अगर क्योंकि आपने भी कहा कि आप बढ़ा सकते हैं, तो अगर आप 1,20,000 रुपया महीना निवेश करें, आपने 1 लाख कहा है, मैं आपको कह रहा हूँ कि 1,20,000 कीजिए, और साथ में 10% से हर साल स्टेप अप भी करें। 1,20,000 तो आपको करना ही है अभी, हर साल बाद में 10% से बढ़ाते रहना है अपने SIP अमाउंट को। अब आप 8 साल में 3 करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकते हैं, तो इतना ही आपको करना है। बाकी फंड्स में ना तो ऐड करने हैं, और ना किसी फंड को बदलाव की इस वक्त मैं आपको सुझाव दूंगा उसकी ओर। ओके, चलिए, तो क्लियर है आपके लिए स्ट्रैटेजी। पहली बात तो आपके गोल की बात करें तो 8 years में आप लगभग 1.25 करोड़ की राशि इकट्ठा कर पाएंगे। 3 करोड़ का कॉर्पस आपको हासिल करना है, तो धीरे धीरे अपनी एलोकेशन को और बढ़ाइए, सालाना स्टेप अप कीजिए। अगर आप 12% तक एनुअल स्टेप अप करते हैं फॉर नेक्स्ट 14 years, तो आप 3 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा कर सकेंगे। तो 8 साल में अगर आपको 3 करोड़ पाने हैं और लमसम स्टार्ट करना है, तो फिर 1.25 लाख रुपए की SIP आपको लगेगी। अदरवाइज आप होराइजन थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, अपना टाइम होराइजन प्लस स्टेप अप अमाउंट आप बढ़ाइए हर साल, तो अपने गोल को हासिल कर लेंगे। फंड सिलेक्शन आपके बेहतर हैं, आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं इसी पोर्टफोलियो के साथ, बट क्योंकि लॉन्ग टर्म होराइजन है तो टाइम पर अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू जरूर करें। चलिए, पूछ लेते हैं पंकज जी के टॉप 4 फंड्स। पंकज जी बताइए, आपकी चॉइसेस कौन कौन सी हैं, और ये पूरा एक कंप्लीट पोर्टफोलियो है या इसमें से कुछ फंड्स पिक करके ऐड भी किया जा सकते हैं अपने पोर्टफोलियोज में? बिल्कुल, देखिए फंड्स अच्छे हैं जो बता रहा हूँ। आपके पास अगर इन फंड्स में से कोई नहीं है, तब ऐड कर सकते हैं। नया पोर्टफोलियो बनाना है, सभी फंड्स को भी कंसिडर किया जा सकता है। ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड एक मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी का बेहतरीन फंड है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, और साथ ही महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड। इन 4 फंड्स के साथ में आप स्पेशली यदि SIP करेंगे इन फंड्स में तो बेहतर होगा, क्योंकि स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड की भी मैंने यहाँ पे राय दी हुई है। और लमसम के लिए जो पहले 2 फंड्स हैं, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, ये बेहतरीन फंड्स। ओके, चलिए, तो ये रहे ICICI प्रू मल्टी एसेट फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप। तो ये 4 फंड्स हैं पंकज जी की चॉइसेस, और चारों चॉइसेस के साथ एक कंप्लीट पोर्टफोलियो आप लॉन्ग टर्म के लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हैं वो नेम्स, आप नोट कर लीजिए। चलिए, शुक्रिया पंकज जी शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ अपने टॉप 4 फंड्स शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। योर मनी में इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबरें जानिए CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।